हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री के छोटे से लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विसरण के बारे में और परासरण के बारे में। ठीक है, विसरण क्या होता है, परासरण क्या होता है, क्लास 12th में भी आप इसको पढ़ते हैं और 9th में भी आप इसको पढ़ते हैं, तो दोनों ही कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ठीक है ये हेल्पफुल रहेगा। इसको अच्छे से देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों पहले बात करते हैं विसरण की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे परासरण की। विसरण होता क्या है, इसको बताने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूं मैं। जो पदार्थ होता है ना, पदार्थ ये छोटे छोटे कण से मिलकर के बना होता है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, इसको जब हीट करेंगे, हम इसको टेम्परेचर देंगे, जब टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे ठीक है, तो इसके कण जो होते हैं ये बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं। समझ आ रहा है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इनके जो कण होंगे ठीक है ना, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मतलब गतिज ऊर्जा जो होगी बढ़ती जाएगी। गतिज ऊर्जा के आधार में आप लोग ध्यान से केवल इतना समझिए कि कण जो होते हैं बहुत तेज से मूव करने लगते हैं, बहुत तेजी से। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं विसरण की होता क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है ठीक है ना, और ये लड़की इस कमरे में पूजा कर रही है। ठीक है ना, लड़की इस कमरे में क्या कर रही है, पूजा कर रही है। इसने 3 अगरबत्ती लगाया इस कमरे में। कितना अगरबत्ती लगाया, 3 अगरबत्ती इस कमरे में इसने लगाया। और अगरबत्ती का धुआं क्या हो गया, फैलने लगा। अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में क्या हो गया, फैल गया। इस पूरे कमरे में क्या हो गया, फैल गया। समझ आया? जैसे आपने इधर एक कमरा और है, ध्यान सुनिएगा, इधर एक कमरा और है। जैसे आपने खिड़की खोला, ये धुआं क्या हो गया, ये जो अगरबत्ती का धुआं था ये यहाँ पहुँचने लगा। ठीक है, और ये तब तक धुआं जाता रहेगा इधर जब तक इस कमरे में और इस कमरे में अगरबत्ती का जो धुआं है, अगरबत्ती की जो स्मेल है वो बराबर नहीं हो जाती। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला एग्जांपल हमने ये ले लिया। अभी उसको सुनते जाइएगा, लास्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्या होता है विसरण। उसके बाद एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। एक भैया है, ठीक है, भैया जी खेत में सिंचाई कर रहे हैं। ठीक है ना, या चाचा मान लेते हैं, चाचा जी क्या कर रहे हैं, खेत में सिंचाई कर रहे हैं। तो खेत कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, बगल में एक खेत और है। चाचा जी करते क्या हैं, पहले इस खेत में लबालब पानी भर लेते हैं। समझ आया? इस खेत में लबालब पानी भर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद चाचा करते क्या हैं कि ये जो मेड़ है, ये मेड़, इनको लगता है कि यहाँ पानी हो गया है ज़्यादा और इस खेत में पानी बिल्कुल नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, इस मेड़ को काट दिया। ये जो मेड़ था उसको काट दिया। अब पानी क्या होने लगा है, फ्लो होने लगा है। इधर से इधर पानी क्या हो रहा है, पानी जा रहा है अच्छे तरीके से। पानी इधर से इधर जा रहा है। ये पानी इधर से इधर तब तक जाएगा, इस खेत में तब तक जाएगा जब तक इस दोनों खेत में पानी बराबर नहीं हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। समझ में आया बच्चों? हमने क्या किया था, दोबारा फिर से सुनिए। चाचा ने इस खेत में पानी खूब ढेर सारा भर दिया। मतलब कि ऐसे आप समझिए कि चाचा जी मोटर से सिंचाई कर रहे थे, रात में सो गए मोटर चला करके। वैसे ऐसा काम करना नहीं चाहिए, कि कुछ लोग करते क्या है, मोटर चला के सो जाते हैं और धान गन्ना जो होता है वो भरता रहता है। सुबह पता लगता है दूसरे का खेत भर गया है, भर रहे थे भर गया दूसरे का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पानी है ना, ये पानी इस खेत में बहुत ज़्यादा हो गया। चाचा ने मतलब सोचा, आइडिया लगाया दिमाग में कि अगर हम इस मेड़ को काट देते हैं तो पानी इधर चला जाएगा। इसमें आइडिया क्या लगा, सबको पता है क्या, मेड़ काटेंगे तो पानी इधर जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे ये पानी तब तक यहाँ जाता रहेगा, ध्यान रखिएगा, जब तक इस खेत में और इस खेत में पानी बराबर नहीं हो जाता है। एक हम एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, हमें लाके कोई ठोस रख दिया, ठोस पदार्थ है ना, चीनी रख दिया, चीनी या नमक रख दिया। अब आप मुझे बताओ कि चीनी आपने आज रखा है, कल आओगे चीनी ही रहेगा। भले थोड़ा सा गल जाए वो अलग की बात है, नमक गल जाए या चीनी गल जाए थोड़ा वाष्प वगैरह पा करके, बाकी ये चीनी यहाँ से आनी हटने वाला है, चीनी ही रहेगा। ठीक है, अब आप विसरण की डेफिनेशन सुनिए। आप क्या होती है, परिभाषा क्या होती है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ पदार्थ का गमन करना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, पहले यहाँ पे धुआं नहीं था,
यहाँ पे क्या नहीं था, पहले यहाँ पे धुआं नहीं था। लड़की क्या कर रही थी, यहाँ पे खिड़की लगा हुआ है, खिड़की लड़की नहीं खोली थी, लड़की ने पूजा किया, यहाँ पे 3 अगरबत्ती लगाए और अगरबत्ती का धुआं निकल रहा है, पूरे कमरे में फैल गया। लड़की ने क्या किया, खिड़की खोल दिया। जब खिड़की खोला तो जो धुआं था वो क्या होने लगा, इस कमरे से इस कमरे में पास करने लगा। तो अब दोनों कमरे में धुआं तब तक इस कमरे में धुआं तब तक आता रहेगा जब तक दोनों कमरे में धुआं बराबर नहीं हो जाता। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसको क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। अधिक सांद्रता से धुआं पहले यहाँ ज़्यादा था, तो अधिक सांद्रता का मतलब होता है किसी में कोई चीज़ ज़्यादा हो। जैसे इस कमरे में धुआं ज़्यादा था, तो हम कह सकते हैं कि कमरे में किसकी सांद्रता, जो अगरबत्ती का धुआं है उसकी सांद्रता क्या है, ज़्यादा है। और इस कमरे में अगरबत्ती का धुआं बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अगरबत्ती का धुआं क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, जा रहा है। तब तक जाएगा तब तक अगरबत्ती का धुआं दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाता है। इसमें क्या हुआ था, पहले इस खेत में सांद्रता अधिक थी पानी की, समझ में आ रहा है। इस खेत में पानी की सांद्रता मतलब पानी का लेवल जो था, पानी की जो मात्रा थी ज़्यादा थी। हमने इस मेड़ को काटा तो पानी क्या होने लगा, यहाँ पे फ्लो करने लगा अच्छे से। और जब यहाँ पे फ्लो करने लगा तो क्या हो गए, दोनों खेत क्या हो गए, बराबर हो गए। तब तक विसरण होता रहेगा तब तक दोनों तरफ सांद्रता बराबर नहीं हो जाती है। एक बात का और ध्यान रखना कि अगर दोनों खेत में बराबर पानी होता, अगर इस खेत में बराबर पानी होता, समझ आ रहा है, तो इधर का पानी इधर ही रहता, इधर का पानी इधर रहता। अगर कंसंट्रेशन इधर का और कंसंट्रेशन इधर का, कंसंट्रेशन बोले तो मात्रा, पानी की मात्रा अगर यहाँ और यहाँ बराबर होती तो यहाँ से वहाँ ना ये वाला पानी यहाँ आता, मेड़ काटने के बाद भी ये पानी ना तो यहाँ पे आता ना ये पानी वहाँ पे जाता। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहीं अगर हम एग्जाम्पल लें, मान लीजिए एक लड़की यहाँ पे और होती, 3 अगरबत्ती वो भी लगाती और यहाँ पे धुआं सेम रहता, जितने धुआं यहाँ पे निकल रहा है उतने धुआं अगर यहाँ पे निकलता तो क्या होता, विसरण नहीं होता। ध्यान रखिएगा। जब 2 जगह पे, ठीक है ना, पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो विसरण वहाँ पे नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे और हाँ, ठोस में भी विसरण नहीं होता है। गैस में विसरण अच्छे तरीके से होता है, बहुत बढ़िया तरीके से होता है, बहुत तेज होता है। द्रव में थोड़ा कम होता है। और गैस, द्रव और ठोस में बिल्कुल नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चीनी यहाँ है तो चीनी यहाँ रखी रहेगी। ये मार्कर यहाँ पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कल पता लगा ये देख रहा है कि यहाँ बगल में है ना, बगल में मार्कर कम है, बगल में मार्कर है ही नहीं, और थोड़ा सा हम पार्टिसिपेट कर लेते हैं, फैल जाए थोड़ा सा, यहाँ भी चारों तरफ मार्कर कर दें, ऐसा नहीं होगा। ये ठोस है, ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, इसमें विसरण नहीं होगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो हैं बहुत ही तीव्र अट्रैक्शन फोर्स से क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं। आगे हम बातचीत करेंगे इसके बारे में। तो विसरण क्या होता है बच्चों, लिख लीजिएगा कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ पदार्थ का गमन करना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। उसके यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है। सबसे ज्यादा विसरण किसमें होता है, गैस में होता है। उसके बाद विसरण सबसे ज्यादा किसमें होता है, द्रव में होता है। उसके बाद किसमें होता है, मतलब कि इसमें बिल्कुल होता भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है इसमें। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे परासरण की। तो बच्चों आइए देखते हैं परासरण को, ठीक है। परासरण क्या होता है, ये विसरण की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन थोड़ा चेंज होती है, बाकी है ना, जैसे विसरण होता है ऐसे परासरण भी होता है। दोनों में सबसे पहला जो अंतर होता है, तो जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि उसमें कहीं कोई चीज़ ज़्यादा है, ठीक है ना, ज़्यादा से कम की तरफ क्या हो जाती है चीज़, वो वस्तु होती है जो वो बहने लगती है, जाने लगती है, ठीक है, कम की तरफ। यहाँ पे क्या होता है कि एक माध्यम होता है यहाँ, उसके द्वारा जाता है कोई चीज़, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, एक ठीक पन्नी लगा दिया है। पन्नी कैसी है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो अर्थ होता है, मतलब हिंदी में इसको बोले तो ये होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली। और ये अर्धपारगम्य झिल्ली की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये विलायक के अणुओं को इधर से इधर ले जा, मतलब ला सकती है, ले जा सकती है, समझ में आ रहा है। अब विलायक क्या होता है, विलायक गया है ना, समझ सकते हैं कहाँ गया, उसको हटाइए। समझ लीजिए कि पानी को, ठीक है ना, ये अगर पानी यहाँ पे है पानी, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा।
अगर यहाँ पानी है ज़्यादा और यहाँ है पानी कम, तो इस झिल्ली के जरिए इधर का पानी यहाँ फ्लो करने लगेगा और तब तक फ्लो करेगा जब तक या दोनों तरफ पानी बराबर नहीं हो जाते। अब थोड़ा सा इसको और अच्छे समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो मतलब प्रकार के शरबत है, ठीक है। एक कम मीठा शरबत है और एक ज़्यादा मीठा शरबत है। ज़्यादा मीठा शरबत का मतलब क्या हुआ, पानी है कम। अरे भाई ज़्यादा मीठा शरबत है, इसका मतलब चीनी ज़्यादा है और पानी है कम। समझ में आ रहा है? देखो चीनी हम यहाँ भी डालेंगे, चीनी यहाँ भी हम डालेंगे। ये ज़्यादा मीठा रहेगा, ये कम मीठा रहेगा, ठीक है। ये ज़्यादा मीठा रहेगा, ये कम मीठा रहेगा, मतलब यहाँ पानी कम है और यहाँ पानी क्या है, ज़्यादा है। तो जिधर ज़्यादा है पानी उधर से पानी कम की तरफ भागेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से कम की तरफ, ठीक है, विलायक के अणुओं का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा पास करना, गुजरना, ठीक है ना। और तब तक गुजरना जब तक दोनों तरफ पानी बराबर ना हो जाए। समझ में आ रहा है? दोनों तरफ मिठास जो है बराबर ना हो जाए तब तक होता रहेगा ये। जब दोनों तरफ मिठास बराबर हो जाएंगी तो ये पानी जो होगा वो इधर से इधर जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है किशमिश, है ना। रात में हमने किशमिश भिगो दिया, ये बड़ू सा किशमिश है, बड़ा सा, ठीक है ना। अब किशमिश के अंदर मिठास है ज़्यादा, पानी है कम। किशमिश का थोड़ा बहुत पानी होगा, किशमिश के अंदर पानी है कम और किशमिश के बाहर पानी है ज़्यादा। समझ में आ रहा है? तो ये पानी क्या करेगा, किशमिश में घुसेगा और किशमिश को सुबह जो बेचारा सूखा पड़ा था ग्लास में ना रात में, वो सुबह कैसा मिलेगा, फूल का एकदम पूरा, है ना, डब्बे की तरह मिलेगा एकदम पूरा फूल के, है ना। इसके अंदर पानी क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे अच्छे तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा बढ़िया से, ठीक है। तो यही परासरण का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, ठीक है। किशमिश को रात में पानी में भिगो और वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो किशमिश के अंदर घुस जाएंगे। क्यों? क्योंकि किशमिश के अंदर पानी है कम और बाहर पानी है ज़्यादा। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि अगर किशमिश से, यहाँ सुनना, अगर किशमिश से ज़्यादा मीठा इसके बाहर का पानी कर दें, समझ आ रहा है, किशमिश से ज़्यादा मीठा अगर बाहर का पानी कर देंगे तो बाहर के वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे अंदर नहीं जाएंगे। ध्यान रखना। समझ आया कि नहीं आया? तो ये हो गया किशमिश का एग्जाम्पल। तो बच्चों अब अंगूर की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, तो इस पानी को अंगूर से ज़्यादा मीठा कर दो, अंगूर से ज़्यादा क्या कर दो, मीठा कर दो इस पानी को। समझ आ रहा है? इस पानी को अंगूर से ज़्यादा मीठा कर दो, अंगूर इसमें डाल दो, अंगूर इसमें डाल दो, ठीक है। अब क्या होगा कि अंगूर के अंदर जो पानी है वो क्या है, कम मीठा है और बाहर वाला पानी ज़्यादा मीठा है। तो अंदर का पानी बाहर जाने लगेगा, अंगूर के अंदर का पानी बाहर। आप घर के प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। आपको सुबह वैसे पैसे मिलेगा, ठीक है ना, मतलब ये सिकुड़ा हुआ मिलेगा, ये फूला हुआ मिलेगा। बशर्ते ध्यान क्या रखना है कि अंगूर को जिस पानी में हम डुबो रहे हैं वो पानी अंगूर से ज़्यादा मीठा होना चाहिए। ये पानी जो होना चाहिए अंगूर से ज़्यादा मीठा होना चाहिए। तो यहाँ के जो पानी होंगे, अंगूर के अंदर पानी भी होता है, ठीक है ना। तो पानी क्या होगा, वो यहाँ पे चला आएगा और अंगूर क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। जब सुबह आप देखेंगे तो अंगूर की जो हालत होगी वो कुछ ऐसे होगी। समझ में आ रहा है? ज़रा ठीक है ना, सिकुड़ के बहुत बुरी हाल इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। इसके डेफिनेशन वगैरह लिख लीजिएगा कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ विलायक के अणुओं का गमन करना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आया होगा।